हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 16.1। तो एक्सरसाइज 16.1 आज अपन क्वेश्चन 5 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है बगैर ढक्कन का एक बक्सा। देखो एक बक्सा है, शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, और ये बगैर ढक्कन का है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं है। और इस बक्से की जो माप है वो दी हुई है, साथ ही ये बक्सा लकड़ी का बना है, तो इसकी मोटाई दे रखी है, लकड़ी की मोटाई, और लकड़ी की मोटाई है 3 सेंटीमीटर। और जो बक्सा दिया है इसकी बाहरी माप दे रखी है, बाहर से, बाहरी माप, बाहर से नाप करके इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी है। लंबाई दे रखी है इसमें 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 116 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसमें दी हुई है 83 सेंटीमीटर। ये माप इस प्रकार से दी हुई है। आगे इसमें लिखा है कि इसके अंदर की ओर ये 3 से भी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, और अंदर की ओर, तो अंदर की ओर के लिए हमें अंदर की माप निकालनी पड़ेगी, और अंदर की ओर हमें पेंट करना है इसके। तो इसका चार्ज दिया है, अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्चा, और ये खर्चा इसमें दिया हुआ है 2 रुपए प्रति, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यदि कहीं खर्चे में वर्ग या घन लिखा है तो हमें पता चल जाता है क्या करना है। वर्ग लिखा है इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है, और घन होता तो आयतन निकाल लेते। देखिए बक्से की बाहरी नाप दे रखी है, अंदर कलर करना है तो हमें अंदर का माप ज्ञात करना पड़ेगा। अब अंदर की माप के लिए देखो आप ध्यान रखना कि जो लकड़ी की मोटाई होगी, एक बार अपन मानते हैं कि वो बक्सा ढक्कनदार है, तो जितनी मोटी दीवार इधर होगी उस बक्से की, सामने की उतनी मोटी होगी। यानी बाहरी नाप से अंदर की नाप निकालेंगे तो दोनों तरफ से उसकी मोटाई जुड़ेगी। या मैं एक फलक लेकर के आपको समझा देता हूं, आप इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मान लें। एक फलक ले रहा हूं मैं, मान लो ये भाग इतनी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, अंदर की मान लो इसकी नाप है 10 सेंटीमीटर, और इधर से ये दीवार या लकड़ी 2 सेमी मोटी है, इधर से 2 सेमी मोटी है। तो अगर इसकी बाहरी नाप होगी तो इसमें दोनों तरफ से ये 2 यानी 4 शामिल हो जाएंगे, तो बाहरी नाप इसकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही देखो इसकी बाहरी नाप दी हुई है, अंदर की नाप ज्ञात करेंगे तो इधर से उसकी मोटाई इधर से भी कम होगी, इधर से भी कम होगी। तो 3 सेमी इधर से कम होगी, 3 सेमी इधर से होगी। जैसे मान लो ये 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है, और अंदर की इसकी नाप ये 146 इसकी लंबाई में दे रखी है, सॉरी 146 बाहर से दी हुई है, बाहर से नाप है ये। तो अंदर की नाप निकालेंगे तो क्या होगा, 146 में से 3 इधर कम होगा, यानी 6 कम होगा, तो ये बनेगी 140। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना। देखो लंबाई में डबल मोटाई का फर्क पड़ेगा, चौड़ाई में डबल मोटाई का पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर की जो मोटाई है वो ऊपर काम नहीं आएगी, केवल नीचे की जो मोटाई 3 सेमी है वो ही कम होगी ऊंचाई के अंदर। अब देखो इसकी ऊंचाई हमें पूरी बार से दे रखी है 83, तो
83 यानी ढक्कन नहीं है, इसका मतलब ऊपर का 3 सेंटीमीटर काम में नहीं आएगा। आप नीचे की जो इसका आधार बना है पेंदा 3 सेंटीमीटर, उस 3 सेंटीमीटर को ही कम करेंगे। तो कम करते ही अंदर की जो नाप होगी इसकी ये आ जाएगी 80। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया। मूल रूप से आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि यदि कोई भी बक्सा बिना ढक्कन का है और जिस लकड़ी का बना है उसकी मोटाई बाहर की नाप दे रखी है, तो डबल मोटाई को आप क्या करेंगे, कम करेंगे, अंदर की नाप आ जाएगी। अंदर की दी है तो डबल मोटाई को जोड़ देंगे। बगैर ढक्कन का है तो लंबाई चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल मोटाई का फर्क पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई पर ढक्कन नहीं होने के कारण सिंगल मोटाई कम होगी। देखो अभी क्लियर करके मैं बताता हूं कैसे। आपको इसमें क्या करना है, लकड़ी की मोटाई दे रखी है, बाहर की नाप दे रखी है, तो सबसे पहले अपन अंदर की नाप निकालेंगे। तो जो बक्सा है उसकी आंतरिक नाप ज्ञात करते हैं, आंतरिक माप। देखो लंबाई क्या होगी, 146 बार से है। अंदर की नाप निकालने के लिए डबल मोटाई का फर्क पड़ेगा, यानी 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगी 146 माइनस 6 यानी 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई, अंदर की चौड़ाई में देखो 116 दी है, चौड़ाई में भी डबल मोटाई का फर्क पड़ेगा, 6 घटा दें 110 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई के अंदर बगैर ढक्कन किए, ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं है, तो सिंगल मोटाई कम होगी, यानी 83 में से केवल 3 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये 80 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से अपन अंदर की नाप निकाल लेंगे। अब प्रश्न जो पूछा उसमें पेंट कराने का खर्चा है, तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही कि अंदर जो कलर होगा वो कहां कहां होगा। अंदर ढक्कन नहीं है, छत हट गई, 4 दीवार और फर्श के ऊपर होगा। या तो आप इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और उसमें से छत के क्षेत्रफल को घटा दो, या फिर एक काम करो, आपको मैंने एक फार्मूला लिखाया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो नंबर 1 पर निकाल लेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सरल रहेगा, तो ये होगा 2 गुणा, अंदर की ऊंचाई हमें दे रखी है 80 गुणा लंबाई हो गई 140 प्लस चौड़ाई हो गई 110। 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 इंटू इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 250। तो 2 शून्य मैं पहले लगा देता हूं, 25 से गुणा करता हूं, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 यानी 0, 15 हासिल के लगेंगे, 25 से कम 25 और 15 ये हो जाएंगे 40। तो ये हो गया 40,000 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आएगा चारों दीवारों का। अब दीवारों के साथ साथ फर्श के ऊपर भी कलर होगा, तो फर्श इसका घनाभ होने के कारण आयताकार होगा, तो आप यहां लिख सकते हैं आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 140 गुणा 110 बराबर 2 शून्य में पहले लिख देता हूं और 11 से गुणा कर देता हूं, तो 11 चौक 44, 4 हासिल की लगेगी, 11 और 4 15, तो ये हो गया 15,400 सेमी स्क्वायर। अब जहां जहां कलर करना है, पेंट करना, उसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल क्षेत्रफल में क्या क्या जुड़ेगा, कुल क्षेत्रफल में देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा और फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास आया 40,000 प्लस फर्श का आया 15,400। तो इसका टोटल जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 55,400 सेमी स्क्वायर। अब अपन पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसे लिखेंगे पेंट करवाने का खर्चा।
गणना ऐसे करो कि जो सबसे सरल हो। कैसे? देखो खर्चा दिया है 2 रुपए, तो ऐसे याद रखेंगे 2 लिख दें, प्रति का मतलब मानो बटा, और आगे लिखा है 1000 वर्ग सेमी प्रति 1000, तो 2 बटे प्रति 1000 आते 1000 कर दो, प्रति 100 आए तो बटे में 100 लिख दो, प्रति 10 आए तो नीचे 10 लिख दो, और कुछ भी नहीं आए तो 2 को डायरेक्ट जो क्षेत्रफल आएगा उससे गुणा कर देंगे। तो ये गुणा होगा 55,400 से। देखो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, आप चाहो तो 10 को ऐसे रख सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो अब हमें 5 का भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगा 554 बटे 5, 5 का भाग दे दो, और अगर काटते नहीं है 10 रखते हैं तो ऊपर गुणा करके 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो देखो ये आएगा अपने पास, भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0 होगा, पॉइंट लगाएंगे, 40 बन जाएंगे, ये 5 8 40, यानी लगभग हमारे पास जो खर्चा आएगा 110 रुपये और 80 पैसे, यानी 110.80 रुपये का खर्चा पेंट करवाने का होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सही ढंग से याद करें और समझें। बगैर ढक्कन का है, अगर इसमें ढक्कनदार होता या बगैर ढक्कन लिखा हुआ नहीं होता तो हम इस बक्से को ढक्कनदार मानते हुए हल करते, और जैसे ही उसमें ढक्कन होता तो जो मोटाई दे रखी है उसकी डबल मोटाई का फर्क लंबाई में भी पड़ता, चौड़ाई में भी पड़ता और ऊंचाई में भी। लेकिन बगैर ढक्कन का होने के कारण आप उसमें ऊंचाई में सिंगल मोटाई कम करेंगे यदि अंदर की नाप ज्ञात करनी है, और बाहर की करनी है तो सिंगल मोटाई उसमें जुड़ेगी। ये बातें आप विशेष ध्यान रखें, फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लंबाई को L प्लस चौड़ाई को B प्लस ऊंचाई को H, तीनों का योग बराबर इसमें दिया है 19। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। और दूसरा मान इसमें दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई 11, यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर दे दी 11 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर ही है इसमें। ये हो गया दूसरा मान। देखो इसको भी अपन फार्मूले के रूप से लिख देते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, और बराबर ये हो गया 11। ये हो गया दूसरा समीकरण। इन दोनों का उपयोग करते हुए हमारे से पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें इन दो समीकरणों से निकालना है। पहला समीकरण लिख लिया, दूसरा लिख लिया। अब दूसरे को देख करके आप ये पता करो, इससे पूछो कि ये वर्ग कैसे हटेगा। अंडर रूट का चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, तो यहां लिख देते हैं वर्ग करने पर, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मैं बाएं पक्ष का वर्ग करूंगा तो होल स्क्वायर बराबर 11, जो दाएं पक्ष में है इसका भी होल स्क्वायर। अंडर रूट होल स्क्वायर के कारण हट जाएगा, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। ये आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, तो समीकरण 1 में क्या करें कि हमें ये रूप प्राप्त हो जाए, तो हमें समीकरण 1 के दोनों पक्षों का भी वर्ग करना है। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं लिखेंगे, वर्ग करने पर, ताकि हमारे पास इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 1 देखिए 3 पदों की संख्या है ये,
तो समीकरण 1 का वर्ग अगर मैं करता हूं तो L प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर बराबर 19 इसका भी होल स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको देखो कैसे याद करेंगे। पहले आप इनका वर्ग कर दें, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो इसको देखो कैसे चक्रीय गुणनखंड करेंगे या गुणा करेंगे। पहले लिखेंगे 2 और इन दो पदों को गुणा कर देंगे, एल गुणा बी, तो एल बी प्लस दुगना, अब की बार गुणा करेंगे बी और एच को, तो बी एच प्लस दुगना, अब की बार एच और एल को गुणा करेंगे तो यह आएगा एच एल, और बराबर हमारे पास हो जाएगा 19 को 19 से गुणा करने पर आएगा 361। इस प्रकार से यह संख्या होगी। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 4 में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका मान अपन समीकरण 3 से रख सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 इसमें रखा जा सकता है। तो यहां लिख दे समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं समीकरण 3 से 121, तो यहां मैं लिख देता हूं 121 प्लस, अब यहां से देखिए यहां से लेकर यहां तक सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं और अंदर देखो जो बचेगा वो लिख देता हूं एल और बी, तो इसको मैं लिख देता हूं एल गुणा बी प्लस 2 बार आ गया तो ये हो गया बी गुणा एच प्लस ये हो गया एच गुणा एल और बराबर हो गया 361। अब मैं इसका पक्षांतरण कर देता हूं, तो पक्षांतरण करूंगा तो 121 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 गुणा, देखो इसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और बराबर 361 माइनस 121 इधर आएगा माइनस का होगा। या अब यहां देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और बताइए काय का है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पूरे को मैं हिंदी में लिख देता हूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361 में से 121 घटाएंगे तो देखो यह आएगा 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 सेमी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें इस मान के बराबर प्राप्त हो गया और इस फार्मूले को कहते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों का उपयोग किया और ये मान निकल गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यदि हम इसको हल करें तो आराम से कर सकते हैं। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए ये समीकरण पर आधारित है और प्रश्न में जो दिया गया है उसको यदि अपन समझ लेते हैं कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, और प्रश्न में हमेशा जिसका मान दिया हुआ होता है उसी मान से हल करना शुरू करते हैं, अपने आप आगे से आगे वो प्रश्न हल होता हुआ चलता है। तो देखिए इसका 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी देखो भाषा में प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, 6 मीटर भुजा के, यानी भुजा हमें दे रखी है वो है 6 मीटर और आगे क्या दिया हुआ है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यहां लिख देता हूं मैं वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो देखो हवा ये कमरे के अंदर है, तो कमरे के अंदर है तो ये आयतन होगा। दूसरी बात देखो यहां घन मीटर लिखा है, तो घन मीटर क्या बता रहा है आयतन को। तो वो कमरा किस फर्श का है वर्गाकार फर्श का है,
इसका मतलब ये हो गया कि ये आयतन दिया हुआ है कमरे का, तो मैं इसी की सहायता से ये लिख सकता हूं, इसलिए वर्गाकार फर्श वाले कमरे का आयतन, और ये हमारे पास आ गया 180 घन मीटर। और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कमरे की ऊंचाई, यानी कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था आयतन का कि यदि हमें फर्श का पता हो, अगर किसी भी आकृति का आयतन निकालना है तो फर्श का पता हो कि वो आयताकार है, वर्गाकार है या वृत्ताकार है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा उसको यदि ऊंचाई से गुणा कर दें तो आयतन का फार्मूला बन जाता है। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला हो गया, बराबर लिख दो मैं 180। अब देखना इसका जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार फर्श यानी वर्गाकार का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो फर्श का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं भुजा स्क्वायर इंटू ये हो गया ऊंचाई और बराबर हो गया 180। अब जैसे जैसे हमें इसका जवाब मिलता जाए मान रखते जाए। वर्गाकार फर्श है, कमरे में हवा है तो कमरे का आयतन दे दिया, फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला हो गया। अब फर्श वर्गाकार है तो इसका सूत्र हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर 180, और यहां अपन भुजा का मान रख सकते हैं 6 मीटर। तो भुजा स्क्वायर है तो 6 दो बार गुणा हो जाएगा इंटू ऊंचाई और बराबर होगा 180। यहां से जैसे अपन ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर होगा 180, 6 गुणा 6 ये गुणा हो रहा है, इधर आते ही भाग लग जाएगा, तो 6 गुणा 6 का अपन भाग दे देंगे, तो ये 6 से कटेगा, 6 18 यानी 30 बार कटेगा, 6 से 30 5 बार कटेगा, तो ऊंचाई हमारे पास आ गई 5 मीटर। इसका मतलब कमरे की जो ऊंचाई है वो होगी 5 मीटर। तो इस प्रकार से अपन ये निकाल सकते हैं। अब लास्ट एक इसका क्वेश्चन ले रहे हैं जो पीछे भी आप पढ़ चुके हो, ईंटों से संबंधित था। ईंटों की संख्या कितनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 ये है, दीवार की माप दे रखी है, दीवार की माप, और दीवार की माप दी हुई है, लंबाई है इसकी 44 मीटर और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है, पहले ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई इसकी दे रखी है 1.5 मीटर और चौड़ाई इसकी दे रखी है, चौड़ाई बाद में दी हुई है, ये इसकी है 35 सेंटीमीटर। ये 2 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में। और इस दीवार को बनाने के लिए जो ईंटें हैं उसमें एक ईंट की माप दे रखी है, वो गुणा के रूप में है 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी शब्द आते समझ जाओ कि हमें संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम संख्या ज्ञात करने के लिए इनकी इकाइयां देते हैं, समान है कि नहीं है। सबसे छोटी जो आकृति है वो ईंट है और इकाई छोटी है सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये मीटर है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 4400 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। ऊंचाई 1.5 मीटर है। देखिए इसमें ध्यान रखना, 1.5 को अपन 100 से यानी 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा, एक अंक छोड़ के दशमलव, इसका मतलब ये काम में आएगा 150 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये सारी राशि सेंटीमीटर में हो गई। अब सीधा आप यहां लिख सकते हैं ईंटों की संख्या बराबर दीवार घनाभ के आकार की है, तो घनाभ आकार दीवार का आयतन बटे
ईंट भी घनाभ के आकार की है, तो लिखेंगे घनाभाकार ईंट का आयतन। दोनों में घनाभ के आयतन का फार्मूला लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन नाप अलग अलग है, इसलिए आप डायरेक्ट सूत्र में रख दें। पहले दीवार की माप देखो, लंबाई 4400 गुणा चौड़ाई यानी ऊंचाई 150 और इसकी चौड़ाई है 35, बटे में ही आएगा, ईंट के लिए आएगा 22 गुणा 10 और गुणा 7। देखो 22 से 4400 को काटेंगे तो 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 200 और 10 से मैं एक जीरो उठा देता हूँ, 150 का जीरो उठा देता हूँ, 15 बचेगा। 7 से ये 35 गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 7 से 35 कटेगा 5 बार, तो अपने पास बचेगा ऊपर 200 गुणा 15 गुणा 5। अब इनको अपन गुणा कर लेंगे, तो देखिए अपने पास ये आएगा, जैसे अपन गुणा करते हैं ऐसे आसान तरीके से गुणा करेंगे, जल्दी हो जाए। तो 5 को 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो गया ये 1000। 5 को 200 से गुणा किया 1000 इंटू 15, और 15 को 1000 से गुणा करना आसान है, तो ये आ गया 15,000। आगे आप लिख दें ईंटें। इस दीवार को बनाने के लिए इस नाप की 15,000 ईंटें होंगी। तो आज अपन ये 8 तक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरे हुए। अगला नया वीडियो लेकर के आपके साथ शामिल होंगे, जिसमें नए क्वेश्चन होंगे, अच्छी ट्रिक्स होंगी, सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।